हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं अभी प्रिपरेशन साथी पर 2019 का बिहार स्तर पर जो भी क्वेश्चन पूछा गया है सभी का एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है। क्या बताएं दोस्तों, गर्मी कितना आप खुद अनुभव किए होंगे। इस बार तो लग रहा है वर्षा होने की संभावना ही नहीं लग रहा है। वर्षा होने की संभावना ही नहीं लग रहा है। फिर भी प्रिपरेशन साथी आपके लिए स्टेप बाय स्टेप आपके कदम के कदम आगे बढ़ाना चाहता है। बस थोड़ा सा एनर्जी दोस्त आप लगाइए, देखिए गर्मी में भी गर्मी का मजा आ जाएगा। आप देखिएगा, बस आप हमारे प्रिपरेशन साथी से बने रहिए और कहीं भी आपको यदि डाउट लगे तो बतलाने का कोशिश कीजिए, तुरंत कमेंट कीजिए और जहां तक पॉसिबल है, जहां तक संभव होगा, हम लोग उसका सॉल्यूशन जितना जल्दी हो सके सेंड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था, आप देखे भी थे, लेकिन कल जो है इस प्रोसेस का नाम पूछा गया था। सॉरी, 2020 में इस रासायनिक अभिक्रिया का नाम पूछा गया था दोस्त। लेकिन दोस्त आज नाम नहीं पूछा गया है, आज एक्स की जगह क्या होगा ये पूछा जा रहा है। देखिए देखिए यहां दोनों से ये बना कैसे, पहले वो समझिए आप अच्छे से। देखिए कैसे बना होगा, CH3 है, C डबल बॉन्ड O और H प्लस HOCH2CH3 है। तो इसमें से H2SO4 की प्रेजेंस में H2SO4 की प्रेजेंस में या कोई भी अम्ल आप ले लीजिए, इसके प्रेजेंस में वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर आ जाता है और ये दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाता है, जिससे देखिए क्या बन जाती है, CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन CH2CH3 बन जाती है। तो देखिए आंसर देखिए क्या हो जाएगा, H2SO4। जस्ट यही क्वेश्चन था 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन वहां पर ये नहीं दिया हुआ था, ये वहां पर ये दिया हुआ था इस रासायनिक अभिक्रिया का नाम क्या होगी वो बतलाई, जो कि पिछले क्लास में ही बतलाए थे। आइए नया क्वेश्चन देखिए क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी डैश नियम पर आधारित है। तो देखिए हम लोग क्या क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे डॉब रेनर का ट्रेड्स, न्यूलैंड्स, क्या पढ़े थे, न्यूलैंड्स, ऑक्टेव्स और मेंडलीव पीरियडिक टेबल पढ़े थे हम लोग। मेंडलीव पीरियडिक टेबल पढ़े थे। ये तीनों जो था ना, ये ऑन द बेसिस था परमाणु द्रव्यमान के ऊपर। लेकिन एक था आधुनिक आवर्त सारणी जिसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये था परमाणु संख्या पर बेसिस। आप बहुत अच्छे से देखे होंगे, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी में नील्स बोर ये बोलता है किसी भी तत्व का जो प्रॉपर्टी होता है निश्चित तौर पे मास पर निर्भर करता है, लेकिन
मास से अधिक तत्व के परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। इसलिए नील्स बोर ने बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रमांक में तत्वों को अरेंज किया था। इसलिए क्या होगा, परमाणु संख्या आंसर होगा। आए देखिए आंसर क्या दिया है, देखिए आंसर क्या दिया है, परमाणु संख्या दिया हुआ है। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं। वह तत्व जिसकी प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है, क्या होती है, विद्युत धनात्मक होती है। तो आप अच्छे से जानते हैं विद्युत धनात्मक कौन होती है। आप आसानी से कह सकते हैं विद्युत धनात्मक कौन होती है। जैसा कि आप पढ़े होंगे, क्या किसी भी सहसंयोजक बंधन में, क्या कोवलेंट बॉन्ड में, इसी बोलते हैं सहसंयोजक बंधन बोलते हैं। क्या बोले हैं, सहसंयोजक बंधन बोलते हैं। किसी परमाणु के संयुग्मित युग्म को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षण करता है। मींस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षण करता है। तो आप कह सकते हैं बोरोन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है सबसे कम होगी। इसलिए जब बोरोन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे कम होगी, इसलिए विद्युत धनात्मक किसका आंसर हो जाएगा, बोरोन हो जाएगा। आइए देखिए आंसर क्या दिया है, देखिए क्या दिया दोस्त, बोरोन दिया हुआ है। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीशियम को हवा में जलाना। तो मैग्नीशियम को जब हवा में जलाते हैं, जैसे Mg को O2 से साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो ये बनता है MgO। और रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, तो बैलेंस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 और यह भी हो जाएगा 2। क्या हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गया। क्या ये भौतिक परिवर्तन है, क्या ये भौतिक परिवर्तन ही है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में क्या पढ़ते हैं, रासायनिक परिवर्तन में पढ़ते हैं एक नया पदार्थ बनता है विथ न्यू प्रॉपर्टी के साथ, नया गुण के साथ। देखिए इसका गुण कुछ अलग है, इसका गुण अलग है, इसका गुण अलग है। तो आप कह सकते हैं क्या रासायनिक परिवर्तन हुआ है, ना कि भौतिक परिवर्तन हुआ है। क्या ऊर्ध्वपातन कहते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, क्योंकि ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सब्लिमेशन, सब्लिमेशन बोलते हैं। और सब्लिमेशन में क्या होती है, कोई भी ठोस पदार्थ बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे ही प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन विधि बोलते हैं। इसलिए ये भी आंसर आपका नहीं होगा। क्या ये होगा, क्या ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। आइए देखिए नया क्वेश्चन क्या है। संगमरमर को वायुमंडलीय आर्द्रता और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर चूना बनाना एक उदाहरण है। संगमरमर की मतलब CaCO3 को आप जल के साथ अभिक्रिया, आर्द्रता मीन्स क्या, जल, और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं। क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। और अभिक्रिया करके चूना बनाना, चूना फॉर्मूला क्या था, CaOH का होल 2। इसको आप देखे भी होंगे, वो जो चूना करते हैं हम लोग वाल में, दीवार में, या जो खैनी खाते हैं, पान खाते हैं,
उसमें चूनो जो मिलाते हैं ना, उसी का फॉर्मूला क्या है, CaOH का होल 2। कैसे बनता है, जब संगमरमर को वाष्प की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। अब सवाल ये है, ये विस्थापन अभिक्रिया है क्या? नहीं है। विस्थापन अभिक्रिया कुछ अलग बोलता है। विस्थापन अभिक्रिया ये बोलता है जब कोई अति क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से अलग कर दे, खुद वो स्थान ग्रहण कर ले, उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या वियोजन अभिक्रिया होगा? क्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक वियोजन अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। और इसमें होता क्या है, एक बड़े मॉलिक्यूल्स दो या दो से अधिक छोटे मॉलिक्यूल्स में बदल जाना, ये होता है वियोजन अभिक्रिया। क्या योगात्मक है? क्या योगात्मक ही तो है, क्योंकि तीन छोटे छोटे देखिए, तीन मॉलिक्यूल जो है आपस में मिल के देखिए क्या बन रहा है, देखिए क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। एक मॉलिक्यूल बन रहा है ना, इसीलिए दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल जब आपस में मिलके एक मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं। आइए देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, देखिए दिया आंसर योगात्मक अभिक्रिया। आइए नया क्वेश्चन देखिए, बेरियम किस तत्व को उसके सल्फेट से विस्थापित कर सकता है? बेरियम किस तत्व को, जैसे आप एग्जांपल लीजिए BaCl2 आपने पढ़ा होगा, प्लस Na2SO4 आपने पढ़ा होगा, क्या बन जाता है, NaCl बनता है, प्लस BaSO4 बन जाता है। जब सोचिए बेरियम किस तत्व को अलग करता है, तो सोडियम को करता है। आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आपको इसके लिए याद रखना पड़ेगा, और याद करना बहुत आसान है। देखिए याद कैसे करते हैं रिएक्शन को, देखिए बेरियम क्लोराइड को तोड़ेंगे, Ba+2Cl-, सोडियम सल्फेट को तोड़ेंगे Na+SO4-2, ये दोनों आपस में जाके मिल जाएगा NaCl बन जाएगा, ये दोनों आपस मिल जाएगा BaSO4 बन जाएगा। देखिए कितना आसान था क्वेश्चन। क्या रिएक्शन आपको याद नहीं होगा? आइए देखते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए, रिएक्शन जरूर याद होगा। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं, ग्लूकोज का विघटन है, ग्लूकोज का विघटन है, सवाल है क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला पढ़ेंगे C6H12O6, ग्लूकोज तो यही है। विघटन मीन्स क्या, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये टूट जाता है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में टूटता है। इसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऐसा हो रहा है। तो देखिए इस कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। क्योंकि ये ऑक्सीजन पे चार्ज 0 है, इस पे चार्ज -2 है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करती है वही अवकरण कहलाती है। आप अच्छे से पढ़े, तो ऑक्सीकरण और अवकरण चूंकि दोनों हो रहा है, अवकरण और ऑक्सीकरण चूंकि दोनों हो रही है, तो रिएक्शन क्या कहला जाएगी, अपचयोपचय रिएक्शन कहलाएगी, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो ग्लूकोज का विघटन जो है रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। तो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती क्यों है, क्योंकि ग्लूकोज का विघटन होते वक्त हम देख पाते हैं कि इसमें ऑक्सीकरण भी हो रही है और अवकरण भी हो रही है। क्योंकि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, एक रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है,
रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। दूसरा देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो पिछले साल भी देखिए पूछा, 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया है अबाउट द प्लास्टर ऑफ पेरिस, लेकिन वहां पे क्वेश्चन ये था प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहां करते। तो आपको हम बताए थे किसी कारणवश या संजोग बस बाय मिस्टेक आपके बॉडी का कहीं का भी हड्डी टूट जाता है, कहीं का भी हड्डी टूट जाता है, उस हड्डी को फिर से रिज्वाइन करने के लिए एक एग्जैक्ट लोकेशन पे मिला के सही करते हैं, उसके लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम लोग उपयोग कर रहे थे। जिस प्लास्टर ऑफ पेरिस से को हम बनाते किससे हैं, जिप्सम से बनाते हैं, और जिप्सम का फॉर्मूला था CaSO4.2H2O था। जब आप इसी को हीट करते थे ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.1/2H2O बन रहा था और 3/2H2O बाहर निकल रहा था। जब ये दोनों फिर से कूल होकर ठंडा हो जाती है, आपस में रिज्वाइंट होकर क्या बन जाती है, जिप्सम बन जाती है। तो ये कहलाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये कहलाता है जिप्सम। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका 1/2H2O हो जाएगा। देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, देखिए आंसर वही दिया हुआ है। आज नया क्वेश्चन देखिए क्या है, एसिडिक अम्ल। एसिडिक अम्ल का देखिए फॉर्मूला होता है CH3COOH, ये कहलाता है एसिडिक अम्ल। क्या कहलाता है, एसिटिक अम्ल कहलाता है। जब ये एसिडिक अम्ल को NaOH से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनती है, तो ये बनती है CH3COONA बनती है प्लस H2O बनता है। इसी बोलते हैं सोडियम एसीटेट। क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट, एसीटेट कहते हैं। हम जानते हैं ये अम्ल है, ये क्षार है, तो ये क्या लवण बनेगा, और लवण का पीएच मान क्या होता है, लवण का पीएच मान 7 के बराबर होता है। आंसर क्या हो जाएगा, 7 के बराबर हो जाएगा। देख रहे आंसर कैसे निकल रहा है, कितना आसानी से निकल रहा है, खुद आप देखिए। क्या ये सब क्वेश्चन हमारे नोट्स बुक में दिया हुआ है क्या, आप खुद सोचिए और देखिए कैसे होता है। आइए एक नया क्वेश्चन देखते हैं। वह धातु जो मूल अवस्था में नहीं रहता है, मूल अवस्था का मतलब होता है जो अपनी अवस्था में नहीं रहता है। तो देखिए धातु का 2 प्रकार हम पढ़े थे, याद कीजिए कुछ। धातु का 2 प्रकार पढ़े थे, जो संयुक्त अवस्था में रहता है, जो अपना मूल अवस्था में रहता है। तो सवाल ये है, मूल अवस्था में कौन रहता है और संयुक्त अवस्था में कौन रहता है। आपको मैं साफ साफ बताया था कि मूल अवस्था में वो धातु रहता है जिसकी क्रियाशीलता बहुत ही कम होती है। जिस धातु की क्रियाशीलता बहुत कम होती है वो मूल अवस्था में रहती है। जैसे एग्जांपल बताए थे, प्लेटिनम Pt, Ag सिल्वर, Au गोल्ड, कॉपर, ये सब मूल अवस्था में रहता है क्योंकि इसकी क्रियाशीलता क्या है, बहुत ही कम है। लेकिन जिसकी क्रियाशीलता अधिक है या मॉडरेट है वो मूल अवस्था में नहीं रहती है। तो देखिए क्या प्लेटिनम मूल अवस्था में रहेगा, क्या नहीं रहेगा। सिल्वर रहेगा, क्या नहीं रहेगा। मूल अवस्था में रहेगा। कॉपर मूल अवस्था में रहेगा, क्या तो रहेगा। तो एक ही आयरन तत्व है जो अपने मूल अवस्था में नहीं रहता है क्योंकि आयरन की क्रियाशीलता प्लेटिनम कॉपर सिल्वर से क्या ज्यादा है। तो आप कह सकते हैं, देखिए आंसर वही दिया हुआ है। तो हम लोग आसानी से ये कहेंगे कि जो तत्व की क्रियाशीलता अधिक होती है वो अपने मूल अवस्था में नहीं रहती है।
वो किसी न किसी के साथ रहती है, संयुक्ता अवस्था में ही रहती है, लेकिन जिनकी क्रियाशीलता बहुत कम है हमेशा वो क्या म्यूल अवस्था में ही रहती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक परमाणु की कक्षा n में 7 इलेक्ट्रॉन है। एक परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना 7 है। n कक्षा में से बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग आसानी से होते हैं क्या, इसको बोलेंगे के एल एम एन बोलते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 8 8 हो जाएगा। इसमें हम लोग जानते भी 2 8 8 7 होता है इलेक्ट्रॉन। तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए कितना हो गया, 25 हो गया ना। अब सवाल उसके नाभिक में 18 न्यूट्रॉन है। कितना है, 18 न्यूट्रॉन है, तो 18 को ऐड कीजिए, कितना देखिए हो जाएगा, 43 हो जाएगा। तो आंसर देखिए क्या है, 43 हो जाएगा। दो ऑप्शन में देखिए डी में दिया हो 43 43, देखिए आंसर हो जाएगा 43 आंसर हो गया। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं। स्कैंडियम के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या मान निम्न होगा। स्कैंडियम के लिए बोल रहा है ना, तो स्कैंडियम में सबसे पहले जानिए n का मान कितना होगा। n का मान 3 होगा, आप जानते भी हैं। जब n का मान 3 होगा तो l का मान क्या होता है, सिंपल सी बात है, 0 से n-1 तक होता है। तो n 3 - 1 बराबर 2। तो आप कह सकते हैं कि आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। ये तो नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि n बराबर 2 दिया है। आंसर ये होगा, या तो ये तो l बराबर 2 है, l बराबर 3 है, तो ये नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, n बराबर 2 सी हो जाएगा। तो आप अच्छे से पढ़े होंगे ना, मुख्य क्वांटम संख्या क्या होता है और एजीम्यूचुअल क्वांटम नंबर क्या होता है। जितना मुख्य क्वांटम संख्या होता है, जस्ट l का मान जो है 0 से n-1 तक आता है। 0 से n-1 तक आता है, किसका, l का मान। आप अच्छे से पढ़े होंगे। वही बात यदि m बराबर पूछ दिया जाता तो -l से +l तक आता क्वेश्चन। इसी में -2 -1 0 1 2 तक क्वेश्चन था, जान लीजिए। लेकिन सिर्फ 2 ही टर्म पूछा गया, n और l, इसलिए m की आवश्यकता हम लोग को नहीं है। आइए देखिए आंसर क्या दिया, सी दिया है। एक ये नया क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अष्टक नियम अनुपालन नहीं करता है। तो सिंपल सी बात है, PS3 P, देखिए क्या है, PH और देखिए H है, एक लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 2 6 2 8, ये अष्टक नियम पालन करता है। H2O देखिएगा, ये भी अष्टक नियम को पालन करता है। और PCl3 देखिएगा, ये भी पालन करता है। लेकिन एक है PCl5, ये अष्टक नियम को पालन नहीं करता है, क्योंकि फास्फोरस के चारों ओर 5 क्लोरीन है, और जब 5 क्लोरीन होगा तो उसके चारों इलेक्ट्रॉन कितना 10 हो जाएगा। तो यही आपके अष्टक नियम को पालन नहीं करता है। देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, देखिए डी दिया हुआ है। आइए एक नया क्वेश्चन देखते हैं। देखिए धातु के फॉस्फेट का सूत्र, कोई धातु है, धातु क्या है ये नहीं पता, लेकिन कोई धातु है। तो धातु का फॉस्फेट का दिया सूत्र या MPO4 दिया हुआ है। अब सवाल है धातु पे कौन सा चार्ज होगा। तो चूंकि आप जानते हैं फॉस्फेट PO4 पे चार्ज होता है -3, इसका मतलब M पे चार्ज होगा +3। इसी कारण तो M और PO3 मिलके या M3PO4 का होल 3 बना होगा। लेकिन चूंकि 3 और 3 कॉमन है, इसलिए 3 को हटा दिया गया और बन गया क्या, देखिए MPO3। तो आप कह सकते हैं धातु पे चार्ज कितना है, 3 है। अब उसी धातु को बोल रहा है नाइट्रेट का सूत्र, नाइट्रेट के साथ सूत्र क्या होगा, नाइट्रेट होता है NO3-1, तो कहेंगे क्या, MnO3 का होल 3 आंसर हो जाएगा। अब देखिए MnO3 का होल 3 कहाँ देखिए है,
देखिए आपका डी नंबर दिया आंसर में। तो सबसे पहले हम क्या किए, सबसे पहले हम लोग फॉस्फेट आयन की हेल्प से धातु पर कितना चार्ज होगा हम वो निकाले। देखिए कैसे निकाले। उसके पश्चात उसी धातु को हम नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करवाए और नाइट्रेट में चार्ज होता है -1, तो -1 देके रिएक्शन करवाए, क्या बन जाएगा MnO3 का होल 3, तो जो कि आंसर डी दिया हुआ है। आइए देखते हैं आंसर क्या दिया है। देखिए आंसर डी दिया हुआ है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु में से आधा आयु दिया 60 मिनट दिया हुआ है। 3 घंटे के बाद इस पदार्थ को कितना % शेष रह जाएगा। 60 मिनट 3 घंटा मतलब 3 हो जाएगा ना। तो यदि मान ली इनिशियल x है, x/2 हो जाएगा एक बार में, तब कितना हो जाएगा x बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तब कितना हो जाएगा x बटा कितना 8 हो जाएगा। और x/8 को हम लोग क्या बोलेंगे, तो x चूंकि x मान चले थे तो 1/8 को कीजिएगा 0.125% निकालना है 100, 12.5% हो जाएगा आपका आंसर। क्या देखिए हो गया 12। तो दोस्तों, तो आप सबको मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, इसी प्रकार की छोटे छोटे ट्रिक से यदि आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, 1 मिनट में क्वेश्चन को बना के रंग देना चाहते हैं, क्योंकि टाइम वहां लिमिट किया गया है आप भी जानते हैं, और निगेटिव मार्किंग भी है। और इस बार उम्मीद रखिए ऐसा यदि हुआ निगेटिव मार्किंग यदि दिया तो फिर वहां पे क्या परेशानी आपको हो जाएगा। यदि आप चाहते 1 मिनट में क्वेश्चन को क्या करें रंग दे और बना भी ले, तो इसके लिए छोटे छोटे ट्रिक को सीखना पड़ेगा। जैसे कि आपको बताए थे रिएक्टिव सीरीज याद कैसे करते करेंगे, कौन बनेगा करोड़पति, नाना मांगे अल्लू जफर फिर नहीं सो पाएगा। ये सब क्या छोटे छोटे ट्रिक है जिसके माध्यम से आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। जैसे देखिए एक अभी जो क्वेश्चन बना एक छोटा ट्रिक है, तुरंत आंसर बन जाएगा जान लीजिए आपका। यदि आप ऐसे ऐसे छोटे ट्रिक को सीखना चाहते हैं, आप हमारे चैनल से बने रहिए और समय समय पर नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। यदि इस बार हमारे चैनल पे नहीं पढ़े, यदि इस बार हम मेरे साथ नहीं पढ़े, प्रिपरेशन साथी के साथ नहीं पढ़े, तो एग्जाम के बाद आपको एहसास होगा आपने क्या गलती किया और क्या सही किया। इसलिए आप प्रिपरेशन साथी से बने रहिए और इस गर्मी में भी आपको हम कोशिश कर रहे हैं अच्छे से अच्छे मटेरियल आपको दे, और यदि उसको आप याद करके चले गए, अब देख लीजिए गर्मी में भी गर्मी का मजा आ जाएगा आपको। इसलिए आप हमारे प्रिपरेशन साथी से बने रहिए और हर एक वीडियो को कोशिश कीजिए एक एक करके बारीकी से देखिए, ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। चलिए तब तक के लिए हम लोग रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। बाय बाय, जय हिंद।